हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो जो है बच्चों एक नई सीरीज़ की शुरुआत है, जिस सीरीज़ में हम लोग करेंगे 2 नंबर वाले जो सवाल होते हैं ना, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको। ठीक है बच्चों, तो इस सीरीज़ में मैं बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ को अच्छे से कर लिया तो एग्ज़ाम में ऐसा एक भी सवाल आपको नहीं मिलेगा जो कि आपने यहाँ पे ना कर रखा हो। तो बस आराम से आपको करना क्या है जी, आराम से आँख बंद करके भी अगर मेरी आवाज़ को आप सुनोगे ना तो आपको सारी चीज़ें याद हो जानी हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रश्न रहेगा, इसका उत्तर मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे तो समझाऊंगा ही, साथ अपने शब्दों में समझाने की पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, एक बार आप उत्तर समझ जाएं तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा ये भी बता देना है मुझे। ठीक है, हाँ जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला सवाल है आज का कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो बच्चों इसका जवाब लिखेंगे कि प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति मजबूत की और इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हो गई। बच्चों जब प्रसा की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई ना तो उसकी सैनिक शक्ति भी अच्छी हो गई। प्रसा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हो पाया। ये है बच्चों इसका पूरा जवाब। ओके, तो ये पहले सवाल का हो गया। तो आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट उठाए गए हैं बच्चों। दूसरा सवाल है कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाना था। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था जिसे संसद के नियंत्रण में रह करके कार्य करना था। बच्चों जिसे कैसे कार्य करना था, तो संसद के नियंत्रण में रह करके एक संसद बनाते ये लोग और उसके नियंत्रण में रह करके राजा कार्य करता, तथा जर्मनी का एकीकरण भी उसी राजा के नेतृत्व में होना था। इसीलिए फ्रैंकफर्ट की ये हुआ था, बैठक बुलाई गई थी। लेकिन जब प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम यह निकला कि असेंबली भंग हो गई तथा जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो पाया। ओके बच्चों, तो ये था कि फ्रैंकफर्ट की संसद की बैठक क्यों बुलाई गई थी। तो इसलिए बुलाया गया था क्योंकि जर्मन राष्ट्र के निर्माण का योजना था। ऐसा था जी कि जर्मनी का एक ही राजा बनाया जाता और उसी के नियंत्रण में क्या होता, जर्मनी का एकीकरण होना था। लेकिन प्रसा के राजा ने इसे ठुकरा दिया था। अगला सवाल है बच्चे आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा सवाल है कि 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही के स्थान पर संवैधानिक गणतंत्र आ गया था। बच्चों है ना, जो पहले वहाँ पर निरंकुश राजशाही था अब उसके स्थान पर लोगों के द्वारा चुना गया राजा आया था, यानी संवैधानिक गणतंत्र आया था। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के जो सिद्धांत थे वो एक हिसाब से मर से गए थे, उसे फिर से क्या किया, इसने पुनर्जीवित कर दिया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया था। ओके, तो इस तरीके से इस सवाल का जवाब भी हम लोगों ने देख लिया। अगला सवाल है बच्चे आप लोगों के सामने कि बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। तो लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उन्होंने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वह प्रसा के चांसलर बने और सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। बिस्मार्क ने क्या किया, सबसे पहले आर्थिक स्थिति बढ़िया की और दूसरे नंबर पर उसने सैनिक शक्ति को बढ़ाया। उसके बाद उसने डेनमार्क के साथ 1864 में, ऑस्ट्रिया के साथ 1866 में सेडोवा का युद्ध और फ्रांस के साथ 1870 में सीडान का युद्ध किया और इन तीनों को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण कर दिया। बच्चों तो ये था बिस्मार्क का। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं।
तो वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थीं कि नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। मतलब नेपोलियन ने जिस जिस को हराया था, जहां जहां हराया था, वहां वहां फिर से उसी राजवंश के राजाओं को पुनर्स्थापित किया गया या तो करने की प्रयास किया गया। जैसे कि फ्रांस में किया गया, लुई 18वां को गद्दी दे दी गई, है ना, यानी कि बुर्बो राजवंश को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इसके अलावा इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। मतलब वियना ये के द्वारा जो ये बना था, कांग्रेस जो बना था, या तो कहें कि वियना व्यवस्था के द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और फिर से वही पुरानी सत्ता को बहाल किया गया जैसा कि नेपोलियन के पहले था। ओके बच्चों, चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है कि जर्मनी का एकीकरण राजनीतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण हुआ कैसे। तो बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे कि 1815 से लेकर के 1848 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। मतलब वहाँ पर मशीनें बनने लगी थी, कोयला और खनिज उद्योग का विकास हो गया था, रेल लाइनों का प्रसार हो गया। ठीक है बच्चों, 1834 से 34 में प्रसा की पहल पर जॉल्बे राइन ये शुल्क संघ की भी स्थापना हो गई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण हो गया। बच्चों इसको ऐसे समझेंगे कि देखिए, राजनीतिक एकीकरण का मतलब था कि जर्मनी जो है अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, अलग अलग लोग वहाँ पे शासन करते थे, लेकिन पूरा जर्मनी जो है ना वो एक दूसरे से व्यापार करने लगा था, एक दूसरे से सड़क के द्वारा जुड़ गया था, एक दूसरे से व्यापार के द्वारा जुड़ गया था, एक दूसरे से जॉल्बे राइन शुल्क संघ के द्वारा जुड़ गया था। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो पैसे के लेन देन पे आधारित है बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण भले ही ना हुआ हो, लेकिन उसका आर्थिक एकीकरण पहले ही हो गया था, है ना। तो यही है बच्चों। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया था। ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। तो इसमें है कि फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया। देखो बच्चों, फ्रांसीसी लोग जो थे वो भी बहुत सारे हिस्सों में बटे हुए थे, ठीक ना। सब अपने अपने झंडे को लेकर के बहुत ज़्यादा ये थे कि मेरा झंडा कभी झुके ना, ठीक। हाँ, तो लोगों ने कहा कि अगर हर कोई अपना अपना झंडा को ऊंचा रखना चाहेगा तो कोई एक झंडे के तले नहीं आ पाएगा, एक झंडे के नीचे नहीं आ पाएगा, देश के साथ उतना बढ़िया से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कुछ कार्य किए ना। कार्य किया था, उन्होंने कहा कि ये देश हमारी पितृभूमि है, ये हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, अगर ये इस पे किसी आंच आती है तो हम कैसे बर्दाश्त करें, है ना। हम यहाँ के नागरिक हैं, नागरिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक ना, जिससे कि क्या हो, उनमें आपसी ये बढ़े, मतलब मेल जोल बढ़े बच्चों। ओके, नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। वो कहते थे कि हम एक नया संविधान बनाएंगे अपने राजा को हराने के बाद, और उसमें सभी को समानता दी जाएगी, किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा बच्चों। और राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्र ध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया, जो कि 3 रंगों का था और अपने तिरंगा से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसके अलावा लोग वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बोलते थे, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, बंगाल में बंगाली बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं, है ना। तो क्षेत्रीय भाषा तो लोग बोलते ही थे, लेकिन उसके स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। लोगों को कहा गया कि हम सब फ्रेंच बोलेंगे, ताकि ऐसा लगे कि हम सब एक हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया था। अगला सवाल है बच्चों कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। तो बच्चों, विलियम प्रथम प्रशा का राजा जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, ठीक। इसीलिए 1862 में विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर लिया।
बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रसा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता है बच्चों। ठीक ना, मतलब ये कि बिस्मार्क भी इतना कुछ तभी कर पाए जब उनको विलियम प्रथम का क्या था, सहयोग प्राप्त था। विलियम प्रथम राजा थे और उन्होंने इनको क्या किया था, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो इनके पास एक पोस्ट था, इनके पास पैसा था, इनके पास शक्ति थी, तभी तो ये इतना कुछ कर पाए। वरना बहुत सा दिमाग रहते हुए भी पैसे के अभाव में हम लोग कुछ नहीं कर पाते। आज खुद ही देख लो, अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है पैसे कमाने का, ठीक ना, लेकिन आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, तो फिर आपका उस आइडिया का कोई ये नहीं बनता है ना, कोई तुक नहीं बनता, आप बस उसको रखे रहिए। चलिए अगला सवाल है बच्चे आप लोगों के सामने, ये रहा सवाल कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम निकले उसके बारे में बताना है बच्चों। तो 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। संप्रभु का मतलब होता है जिसका खुद का एक दायरा हो कि हाँ जी इसके अंदर घुसिएगा तो आप यूनान में घुस रहे हैं, है ना। हाँ, यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, मतलब कि गणतंत्र नहीं बना था यूनान, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई थी। लेकिन 1932 में जब यूनान स्वतंत्र हुआ था तो इससे मेटरनिक जो चाहता था कि पुरानी व्यवस्था बनी रहे, उसकी उस नीति पर न एक गहरी ठेस लगी थी बच्चों। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हो गई थी। यूनानियों के विजय से 1830 की क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली बच्चों। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र में अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन करने की चाह बढ़ी थी। बाल्कन क्षेत्र जो था जहाँ पर बहुत सारे ईसाई रहते थे, उन क्षेत्रों में भी वहाँ पे ये हो गया था, राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ गई थी। तो ये था, तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि मेटरनिक की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी उसको एक गहरी ठोस लगी थी और क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली थी। 1830 के जो क्रांतिकारी थे उनको प्रेरणा मिली थी और बाल्कन क्षेत्र में जो अन्य ईसाई राज्य थे उनमें भी राष्ट्रीय आंदोलन करने की चाह बढ़ी थी। ओके बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं तो मैं इन सबको एक साथ कर देता हूँ। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो आप लोगों को बोलना है कि ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि अनसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया है? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो लिखेंगे कि फ्रांसीसी दार्शनिक अनसर्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की, मतलब कि राष्ट्रवाद क्या है ये बताया। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद क्या है बच्चों? तो राष्ट्रवाद ये था कि एक बड़ी और व्यापक एकता है ना, आपस में मेल जोल ही क्या है जी, राष्ट्र है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है, वियना कांग्रेस में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। ये भी 2 नंबर का होता है, इतना भी लिख देना क्या कहलाता है, 2 नंबर का सवाल हो गया। एक बहुत अच्छा सवाल है बच्चों कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुथ के योगदान का वर्णन करें। हंगरी में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसमें जो कोसुथ था ना, उसके योगदान का वर्णन करना है। तो बच्चों देखते हैं जी। तो हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक ने किया था। ये 2 लोगों ने मिलकर के हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलनों का क्या किया था बच्चों? नेतृत्व किया था। कोसुथ जो है वो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसका मानना था कि राजतंत्र नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, जनता अपना शासक खुद चुने। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया। मतलब वो जनता को क्या कहता था? वो कहता था कि देखो हम जो है ना वो कई वर्गों में बटे हुए हैं, अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, क्यों ना एक ऐसा हम देश बनाएं जिसमें कोई अमीर और कोई गरीब ना रहे, कोई वर्ग ना रहे, है ना। तो वर्गहीन ये समाज का जो विचार था उससे जनता को परिचित कराया बच्चों, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, कोसुथ ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। ठीक, तो उसके इस सोच पर क्या किया था बच्चों? बैन लगा दिया गया था, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। और ये हंगरी जो है वो ऑस्ट्रिया के अधीन था, तो ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध करते रहा और बदलाव की मांग करते रहा। ओके बच्चों, अगला सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति क्या थी?
तो रक्त एवं लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। बस यही था, है ना। बिस्मार्क ने इसका प्रतिपादन किया और इसके अनुसार बस एक ही चीज़ चाहा जा रहा था कि पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण कर देना है, वो भी सैन्य शक्ति की सहायता से। अगला सवाल है बच्चों कि मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई बच्चों। तो क्या कहेंगे कि 1815 से लेकर के 1848 तक का युग मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मेटरनिक पूरी तरीके से पूरे यूरोप पर हावी रहा और वह हमेशा यही चाहते रहा कि पूरे यूरोप में जिस प्रकार की व्यवस्था पहले से चली आ रही थी वह व्यवस्था बनी रहे, कोई बदलाव ना हो। इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, चलिए अगला सवाल क्या है बच्चों। अगला सवाल क्या है कि मेटरनिक कौन था और यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। तो लिखेंगे कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, घोर प्रतिक्रियावादी था, क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। मतलब जिस प्रकार की व्यवस्था पहले थी वैसा ही ये बनाए रखना चाहता था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इस व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। मतलब उसी व्यवस्था के कारण वो क्या है बच्चों, यूरोप के ये में इतिहास में विख्यात है। राष्ट्रवाद क्या है। तो सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है ना बच्चों, कि किसी भी इंसान में अपने राष्ट्र के प्रति एक सोच और लगाव की भावना का विकास हो जाना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। वहीं दूसरे अर्थों में कहें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बन जाती है। मतलब एक ऐसा कारक बन जाता है जिसके कारण उस इलाके विशेष में, उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले सारे लोग एक हो जाएं, है ना बच्चों, सबका दिल मिल जाए। तो जिस कारण से दिल मिले ना वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है, कि राष्ट्रवाद की वजह से दिल मिल गया। ओके, चलो बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इटली के एकीकरण में काबूर की भूमिका का उल्लेख करें। 2 नंबर का है। या तो ये सवाल पूछेगा कि काबूर का संक्षिप्त परिचय दें। तो काबूर को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल का मंत्री और 1852 में प्रधानमंत्री बने। उसने सैनिक और आर्थिक सुधार द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। जो काम वहाँ पे बिस्मार्क ने ये प्रशा के लिए किया वही काम यहाँ पे काबूर ने सार्डिनिया के लिए किया। ठीक है बच्चों, पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया और 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूर ने लोम्बार्डी पर अधिकार भी कर लिया। मतलब ऑस्ट्रिया को हराया था काबूर, ठीक है बच्चों, लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया था। ठीक, ये था काबूर के बारे में। अगला सवाल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है, मेजनी कौन था। तो लिखेंगे कि मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मतलब वह साहित्यकार भी थे, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे और योग्य सेनापति थे। अपने गणतांत्रिक उद्देश्यों के प्रचार के लिए उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। ठीक, मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। इतना बात अगर आप लिख देते हो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके बच्चों, कोई दिक्कत। अगला सवाल जो है वो ये है कि गैरीबाल्डी कौन था। इटली के एकीकरण में उनकी क्या भूमिका थी। या तो गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, जैसे मर्जी वैसे पूछे सवाल, जवाब सबका एक ही होगा बच्चों। तो लिखेंगे कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उन्होंने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाते थे। इनकी सहायता से उन्होंने सिसिली पर अधिकार कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहते थे, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। ठीक है बच्चों, तो गैरीबाल्डी के बारे में हो गया कि गैरीबाल्डी क्या था बच्चों। तो लिखेंगे थोड़ा सा गैरीबाल्डी के बारे में और लिख सकते हो कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था,
ठीक। और इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण उसने अपने तलवार से पूरा किया था। उन्हें युद्ध की नीति पर विश्वास था। सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई थी जो लाल कुर्ती कहलाते थे, और उन लाल कुर्ती की सहायता से उन्होंने सिसिली पर अधिकार कर लिया था। सिसिली इटली का एक बड़ा अच्छा क्षेत्र है जो दूसरे के कब्जे में था, है ना बच्चों, और गणतंत्र की स्थापना करती थी। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला चैप्टर से, इतिहास के पहले चैप्टर से जितने भी संभावित 2 नंबर के प्रश्न बन सकते थे, लघु उत्तरीय प्रश्न, वो मैंने कोशिश किया अपने शब्दों में समझाने का, जितना हो सके उतना सरल शब्दों में इसको रखा है मैंने अपनी बातों को यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगा है और इस सीरीज को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप इसे ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चों। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा मन लगा करके मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, ठीक। और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, घंटी का बटन दबा देना है और अपने दोस्तों में ना वीडियो को शेयर करना है, ठीक है बच्चे। हाँ जी, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। और कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट अवश्य करें, कमेंट जरूर करना, मैं पढ़ता हूँ, हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, और ये कहाँ पे मिलेगा, ये तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, लिखा हुआ होगा टेलीग्राम ग्रुप क्लास 10th, आपको उसी ग्रुप में ये मिल जाएगा, ये PDF मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे जुड़े रहने के लिए, इतना समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ।